नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा रचित कहानी बिगड़े हुए दिमाग। यदि आप भैरव प्रसाद गुप्त जी के जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उनसे संबंधित कुछ जानकारी मैंने आपको इनके उपन्यास गंगा मैया में भी दी है तथा उसका कुछ अंश मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बिगड़े हुए दिमाग। 4 मोटी मोटी रोटियां और भुने हुए आलू के कतरे पोटली में बांध चूल्हे के पास रख बतकी झोपड़ी के दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। बाहर घना घोर अंधेरा छाया था, कुछ सुझाई न देता था, बस इक्का दुक्का पड़ी बूंदों के टप टप पड़ने की आवाज भर सुनाई देती थी। तनिक और आगे बढ़े, एक पैर चौखट पर रख सिर दरवाजे के बाहर कर चौकन्नी आंखों से उसने इधर उधर देखने का प्रयत्न किया। उस समय उसके कान भी बूंदों के टप टप के सिवा और किसी आवाज को, अगर कोई आवाज हो तो सुनने के लिए पूरे सतर्क थे। उसे जब कुछ भी सुनाई ना या दिखाई ना दिया तो सहसा ही व्यस्त सी हो अंदर की ओर मुड़ी। कोने में पड़े खाली बोरों को उठाकर घोगी बनाकर सिर पर रख लिया और पोटली उठा बगल में दबा दिए को फूंक मार झोपड़ी के बाहर हो गई। बाहर खड़ी होकर एक बार फिर उसने सतर्कता से इधर उधर भापा, फिर अत्यधिक शीघ्रता से खुंडी चढ़ा चोरों की तरह बेआवाज कदम रखती गली को पार करने लगी। उस वक्त भी दोनों ओर से बोरों के किनारों से ढकी उसकी चौकन्नी आंखों की पुतलियां जुगनुओं सी कभी कभी चमक उठती थी। गली पार कर लेने पर उसकी चाल तेज हो गई और थोड़ी ही देर बाद उस गहरे अंधकार में तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक काला धब्बा बनकर रह गई। बतकी धीरेन की पुरानी नौकरानी थी, इतनी पुरानी कि उसे घर का गांव के नवयुवक समाज में उसके विषय को कुछ जानने को किसी को तनिक भी उत्सुकता नहीं रह गई थी कि बतकी कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कब कैसे और क्यों वह धीरेन के घर में आ पड़ी। जैसे उसके कुटुंब की तरह ही वह सबकी जानी पहचानी हो। इसके जीवन में कोई विशेष रहस्य नहीं, कोई जानने लायक बात नहीं। धीरेन ने जब होश संभाला तो उसे बताया गया कि लड़कपन में गर्मी शुरू होते उसके शरीर का चप्पा चप्पा फोड़ों से भर जाता था और फोड़े इतने बदबूदार, मवाददार और इतनी कसरत में होते थे कि कोई भी उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। छूने की बात तो दूर ही रही। उस वक्त यह बतकी उसे नहलाती, धुलाती, दवा लगाती और जब वह मारे पीड़ा के चीखता चिल्लाता तो वह उसके फोड़ों पर घंटों फूंक मारकर उसे आराम पहुंचाती, पुचकारती, दुलारती। उस हालत में भी जब वह उसकी गोद में जाने को मचलता तो दूसरों के लाख मना करने पर भी वह उसे फूल की तरह उठाकर बाहर से घुमा लाती, उसका मन बहला लाती। धीरेन अब अपने सुंदर शरीर को देखता तो सहसा इन बातों की कल्पना भी उसके दिमाग में नहीं जमती। फिर भी वह बतकी के प्रति अपने को अंदर ही अंदर कृतज्ञ समझता था। और बतकी का तो पूछना ही क्या, वह धीरेन का सुंदर स्वस्थ शरीर देख वैसे ही फूल उठती थी जैसे कोई डॉक्टर अपने रोगी को स्वस्थ देखकर। किंतु डॉक्टर और रोगी की तरह बतकी और धीरेन का संबंध सामयिक नहीं था। वह संबंध समय के साथ साथ और भी गाढ़ा होता गया, यहाँ तक कि पास पड़ोस के लोग धीरेन के प्रति बतकी की माया ममता देखकर कह उठते, बतकी पहले जन्म में न धीरेन की माँ थी, इस जन्म में भी धीरेन की ममता ही उसे न जाने कहाँ से उसके पास खींच लाई है। बतकी जब यह बात सुनती तो सहसा उसका हृदय फूल उठता। सहज सच्ची तो है, अगर अब वह जाना भी चाहे तो धीरेन को छोड़ते उससे कैसे बनेगा। नहीं, धीरेन के बिना अब वह एक पल भी नहीं रह सकती। धीरेन भी उसका आदर अपनी माँ से कम न करता था। गांव की पढ़ाई खत्म कर जब वह शहर के हाई स्कूल में पढ़ने जाने लगा तो विदा होते समय उसने अपनी माँ के पैर छुए। बतकी एक और खड़ी भरी भरी आंखों से उसे देख रही थी। माँ से विदा हो जब वह बतकी के पास जा उसके चरण छूने को झुका तो बतकी की आंखों में कब की अटकी बूंद टप टप धीरेन के सिर पर चू पड़ी। उसने झुककर उसे बीच में से ही उठा लिया और गदगद हो उसे छाती से लगा हाथ की पोटली उसके हाथ में थमा दी। धीरेन ने हक भगाकर पोटली को उंगलियों से छुआ तो गोल गोल रुपए से लगे। वह सहसा बोल पड़ा, फुआ यह सब क्या है? कुटुंब के सभी लोग धीरेन के माता पिता को छोड़कर बतकी को फुआ कहकर पुकारते थे। कुछ नहीं बेटा, तनिक झेपती सी बतकी बोली, तेरी माँ की तरह मेरे पास खजाना तो है नहीं, यह मेरे सालों की कमाई है, तुम्हारे ही घर से मिला बेटा, इसे अपने पास
रख लो और अपने पर ही खर्च कर देना। धीरेन से उस समय कुछ कहते ना बन पड़ा। वह उसे वापस ना कर सका। वह एक क्षण तक उस बतकी को देखता भर रह गया। पास खड़ी माँ और दूसरे लोगों की नजरें भी उस समय बतकी पर जैसे फूलों की वर्षा कर रही थी। हाई स्कूल तक तो कोई घुल ना खिला, पर लोगों का कहना है कि कॉलेज की हवा लगते ही धीरेन का दिमाग बिगड़ गया। अब वह पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगाता। आज यही पिकेटिंग में शामिल हो रहा है तो कल किसी सभा और संगठन में, परसों कोई जुलूस निकलने के चक्कर में। पिता को तो जब ये बातें मालूम हुई तब उन्होंने लिखा, बेटा यही पढ़ने लिखने का जमाना है। कुछ पढ़े लिखे लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी ही पड़ी है। अभी से अगर तुम गांधी बाबा के चक्कर में पड़ गए तो समझ लो क्या होगा। परंतु धीरेन उस समय इतना आगे बढ़ गया था, विद्यार्थी समाज में इतना लोकप्रिय हो चुका था कि अब कदम पीछे हटाना उसके लिए मुमकिन ना था। शुरू जवानी की धुन कुछ ऐसी ही होती है कि जिस और दिल दिमाग का रुझान हो गया, लड़का उसी और अंधे की तरह बढ़ता गया। उसके विचार में इतनी परिपक्वता कहाँ होती है जो हर कदम फूक फूक कर रखे। चुनांचे धीरेन अपनी राह पर बढ़ता ही गया। पिता ने जब देखा उनकी बात का मूल्य पुत्र के लिए कुछ रह नहीं गया तो वह भी चुप हो गए। सोच लिया कि लड़का बिगड़ गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन छिड़ा तो धीरेन का नाम अग्रणी सत्याग्रहियों में था। पिता तथा घर के लोगों ने जब सुना कि सत्याग्रह करने के अपराध में धीरेन पकड़ लिया गया तो सबने सिर पीट लिया। बतकी के जो रोने का तार बंधा तो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वह पड़ी रही। सब उसे समझाकर हार गए, फिर भी इसने कुछ नहीं छुआ। आखिर पिता धीरेन के मुकदमे की पैरवी में जब शहर जाने लगे तो वह भी उसके साथ हो ली। हवालात में धीरेन को खड़ा देख बतकी का कलेजा मुंह को आ गया। वह बरसती आंखों से धीरेन को देखती भर रह गई। पिता से जब उसे मालूम हुआ कि उसके पकड़े जाने की खबर पाने के बाद अब तक बतकी ने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है तो धीरेन का हृदय सहसा ही कसक उठा। उसने अपने सामने खड़ी करुणा की मूर्ति बतकी को, जिसका रोआ रोआ रो रहा था, जिसके जीवन की जैसे सारी खुशियां ही हर गई थी, देखा। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसे और भी अपने पास बुला स्नेह से स्वर में उसने समझाया बुझाया, पर ऐसा करने से बतकी की व्यथा जैसे सहस्रमुखी होती। उसकी समझ में क्या आना था जो आता, उसे तो अपने धीरेन के सुख दुख से ही तो मतलब था। फिर पिताजी से केले की फलियां मंगाई और अपने ही हाथ से धीरेन ने जब बतकी के मुंह में डाल दिया तो उससे न खाते बन पड़ा। उस वक्त मशीन की तरह उसका मुंह चल रहा था और आंखें पहले से भी अधिक बरस रही थी। धीरेन उसे देख रहा था जैसे हृदय की सारी ममता, सारा प्यार वह आंख द्वारा उस पर उड़ेल रहा हो। पैरवी का नतीजा ना कुछ होना था और ना हुआ। 2 साल सख्त कैद की सजा सुना दी गई। उस वक्त बतकी को कुछ भी बताना मुनासिब न समझ पिता उससे झूठ सच कहकर उसे बहलाकर घर ले आए, पर बहुत दिनों तक उसे भुलावे में न रखा जा सका। जिस दिन उसे धीरेन की सजा की खबर मालूम हुई उसी दिन से उसकी जिंदगी ही बदल गई। अब पहले सा घर के काम काज में उसे उत्साह न रह गया और ना ही किसी बात में दिलचस्पी। दिन भर बैठी वह या तो आंसू बहाया करती या अपने धीरेन की तस्वीरें बिसूरती रहती। घर के लोगों ने उसे किसी प्रकार छेड़ना मुनासिब ना समझ चुप ही रहना ठीक समझा। महीने महीने जब धीरेन से मिलने उसकी माँ, पिता, भाई या दूसरे लोग जेल जाते तो वह भी उनके साथ जरूर जाती। उस दिन वह और दिनों से ज्यादा खुश नजर आती और ऐसी व्यस्त रहती जैसे कि क्या कुछ ना ले जाए अपने धीरेन के लिए। और जेल की अवधि पूरी पड़ने की आवश्यकता न पड़ी। 1 साल बाद राजनीतिक वातावरण के बदलते ही धीरेन भी दूसरे सत्याग्रहियों के साथ छुटकर घर आ गया। उस दिन घर में दिवाली की खुशी छा गई। बतकी के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। उसने कई बार धीरेन के बालों और चेहरों पर स्नेह भरे हाथ फेरे, अपने ही हाथों उसे ना जाने क्या क्या खिलाया। कॉलेज में पुनः प्रवेश ना पा सका तो पिता ने धीरेन को घर पर ही रोक लिया। उसने सिर तो बहुत मारा कि कहीं जाकर राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भाग ले, पर पिता, माता और बतकी के आगे उसकी एक ना चली। अब वह घर पर ही रहने लगा। घर का कुछ काम काज भी करता और जितना मुमकिन था कांग्रेस मंडल को भी अपना सहयोग देता। एकाएक उसका बिगड़ा दिमाग ठीक ही कैसे हो सकता था। यूं ही बिना किसी उतार चढ़ाव के दिन कट रहे थे कि अचानक कार्य समिति ने महात्मा गांधी के तत्वाधान में जन आंदोलन छेड़ने का प्रस्ताव पास कर दिया। देश की नस नस में जैसे नया खून जोरों से
दौड़ने लगा। लोगों की उत्सुक आंखें बंबई पर टिकी थी। कार्य समिति उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए मंसूबे तैयार करने में जुटी थी कि सहसा बिजली की तेजी से यह खबर देश के कोने कोने में फैल गई कि सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए। छाती के घायल जख्मों पर जैसे किसी ने ठोकर मार दी। काले जुल्मों से घबराई जनता बौखला उठी। सारा राष्ट्र अपमानित हो तिलमिला उठा। सरकार के प्रति बदले की भावना जहर बनकर देश के जर्रे जर्रे में भीन गई। विद्रोह की घटाएं आकाश पर छा गई। चारों ओर शोलों की वर्षा हो गई। दिशाएं दहकते शोलों से लाल हो उठी। धीरेन को तो जैसे अपने हौसले पूरा करने का एक नायाब अवसर मिल गया। सब रुकते ही रह गए। पर जहां हजारों बिगड़े हुए दिमाग वाले जवानों के इंकलाबी नारों से आसमान फट रहा था, जमीन लरज रही थी, वहां चंद सही दिमाग वाले बूढ़े बूढ़ियों की बातों की हस्ती ही क्या थी। धीरेन के पिता ने उसकी ठुड्डी को हाथ से पकड़ खुशामद भरे स्वर में कहा, बेटा, ये नारे नहीं मौत की पुकारे हैं। तुम इसमें शामिल मत हो। तुम्हारे बिना भी जो करना होगा कर लेंगे। और अगर हर नौजवान अपनी जगह पर यही समझ ले तो फिर गुलाम मुल्क आजाद कैसे होगा। धीरेन ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे क्यों नहीं समझते। चंद मिनट के लिए तुम एक बाप बनकर मुझे समझने की कोशिश तो करो। पिताजी, मैं आपको उस हालत में बेहतर समझता अगर आप भी मेरे साथ। उफ, ओ धीरेन की माँ, ओ बतकी, तुम लोग समझाओ इस पागल को। इसका दिमाग बिगड़ गया है। यह अपने साथ ही सारे खानदान को मिट्टी में मिलाने पर तुला है। कहकर उन्होंने अपना माथा ठोक लिया। और देखते ही देखते माँ, बतकी और भाभियों ने धीरेन को चारों ओर से घेर लिया और तरह तरह से खुशामदें कर उसे रोकने लगी। नारे की हर आवाज सुन धीरेन उस व्यू से अपने को छुड़ाने को जोर मारता और वे उसे इस तरह जकड़ लेती जैसे अपने में समा लेना चाहती हूँ। धीरेन की तड़प सीमा पर पहुंच गई। उसकी आंखें लाल हो उठी। चेहरा अत्यंत भयंकर हो उठा। उसने एक बार दांतों को जोर से बूचा। मालूम हुआ कि उसके पिता सहसा निढालकर बोल उठे, जाने दो उसे। जैसे वह बात खुद की उनकी समझ में आ गई कि जब नौजवानों के दिमाग बिगड़ जाते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। धीरेन छलांग मार दल में जा शामिल हुआ। सामने ही से गगन भेदी नारे लगते लपटों और उन पुतलों का जत्था शोला सा भड़कता निकल गया। इसी तरह एक बार सन 57 में भी कौम का दिमाग बिगड़ा था। सामने शून्य में आंखें टिकाए पिता आप ही आप बड़बड़ा उठे। उस समय उसकी दवा गोरों और देशों के गद्दारों की गोलियों ने की थी। अब की फिर राष्ट्र का दिमाग बिगड़ा है। देखे इस बार क्या होता है। और वे पागलों की तरह अट्टहास मार कर उठे। गांव के नौजवानों के साथ धीरेन पूरे 9 दिन तक घर ना लौटा। घर में बूढ़े और बूढ़ियों की आंखों में खौफ का सन्नाटा और दिल व दिमाग में भयंकर आशंकाओं को लिए दिन रात उनकी प्रतीक्षा में घरों की चौखट पर बैठी रही। आज खबर आई, फला फला थाने जला दिए गए। पुलिस बंदूकें फेंक फेंक कर ऐसे भागी जैसे उनके हाथों में बंदूकें नहीं, किसी ने बिच्छू पकड़ा दिए हों। कल समाचार आए कि फला फला बीज गोदाम लूट लिए गए। ऐसे ही स्टेशनों के जलाने, पटरियों के उखाड़ने, कलेक्टरियों के फूकने, जेल के दरवाजे तोड़ने, खजानों को लूटने की खबरें एक एक करके आती गईं। आखिर एक दिन यह भी समाचार आ ही गया कि कलेक्टर पकड़ लिया गया। उसने बाकायदा जिले का चार्ज जिला कांग्रेस के सभापति को दे दिया। अब जिला आजाद है। अंग्रेजी हुकूमत का शव शोलों में जला दिया गया। 10वें दिन धीरेन का दल विजयोल्लास के में देश प्रेम भरे गाने गाता आजादी के नशे में झूमता हुआ गांव में वापस आ गया। बड़े बूढ़े बूढ़ियों को उनकी आज़ादी की घोषणा से जितनी खुशी नहीं हुई उतनी अपने लालों को सही सलामत वापस आ जाने पर, जैसे आज़ादी की बात उनके लिए कोई कीमत न रखती हो। खुद बूढ़े बुढ़िया दुनिया देखी नहीं, आज़ादी की कीमत क्या समझे। नौजवानों ने कहकहा लगाया। लेकिन अभी 2 दिन भी आज़ादी की नींद ना सो पाए थे कि एक रात सहसा गोलियों की धाएं धाएं की कड़कती आवाज़ों से रात का सन्नाटा चीत्कार कर उठा। अंधेरे आकाश में सनसनाती गोलियां हजारों धूमकेतुओं की तरह टूट टूट कर चक्कर लगाने लगी। जिधर कान लगाओ धाएं, जिधर आंख उठाओ लपटों की लकीर। हाय हाय, अब क्या होने को है। बूढ़े बूढ़ियां छाती पीट पीट कर चीखने चिल्लाने लगे। नौजवानों की समझ में कुछ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। इतने में पास के गांव से भागते हुए एक युवक ने आकर कहा कि गोरे पहुंच गए, भागो भागो। सारे गांव में भागो भागो का शोर बरपा, जैसे एक जोर का भूकंप आ गया हो। कल के आजाद नौजवानों को काट मार गया। उनके दिल की आग
ऐसी ठंडी हो गई जैसे उसको कभी गर्मी थी ही नहीं। भगदड़ ऐसी मच गई कि किसी को अपनी सुध-बुध ना रही। बच्चों की बिलबिलाहट, औरतों की चीख, बूढ़े बूढ़ियों का रोना पिटना, कुत्तों का भौंकना, सबके ऊपर भागते हुए पैरों की आवाजें। पिताजी, धीरेन ने सिर झुकाकर कहा, मैं जा रहा हूँ। मेरा आप लोगों के साथ रहना ठीक नहीं। मेरा नाम विद्रोहियों के सरगनों में है। मेरी वजह से आप लोगों पर भी आफत। उफ़्फ़ो, बीच में ही पिताजी बोल उठे। आज तो तुम बड़ी सुलझी हुई बातें कह रहे हो बेटा। मैंने तो समझा था कि तुम्हारा दिमाग बिगड़ गया है। इसका इलाज? पिताजी, समय बर्बाद ना कीजिए। मेरा दिमाग ठीक है। गोरों की गोलियों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। क्यों बेटे? और कुछ नहीं तो उनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास सीना तो है। बिगड़े दिमाग वाले गोलियों का मुकाबला सीनों से ही सदा करते हैं। मैं तो समझता था कि तुम्हारा क्या सारे राष्ट्र का दिमाग बिगड़ गया है। तुम लोगों की बीमारी का पहला दौर भी मुझे 57 से कुछ अधिक जोरदार मालूम पड़ा। सोचता था शायद अब की इस बीमारी की दवा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, मगर मैं गलती पर था। बेटा, सच पूछो तो यह हिस्टीरिया का एक मामूली दौरा था। दुनिया के आधुनिक इतिहास में दिमाग बिगड़ने की बीमारी 2 ही राष्ट्रों को मुकम्मल तौर पर हुई, पहला फ्रांस और दूसरा रूस। उनसे पूछो, वह बताएंगे कि इस बीमारी की दवा सिर्फ गोलियां हैं और यह बीमारी सिर्फ गोलियों से जाती है। यह अमृत की गोलियां जिसने खा ली, अच्छा हो। इनमें जीवन का जौहर है। इनमें मुर्दा राष्ट्र को जीवन मिलता है। इसमें वह गुण है जिससे खाली हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। पिताजी, इस वक्त आप ऐसी बातें ना कीजिए। मुझे आगे दीजिए और अपने बचाव का इंतजाम कीजिए। उसने बेहद ही उलझा हुआ धीरेन बोला। जाओ, कहकर पिता ने मुंह फेर लिया। धीरेन चौकट लांघ ही रहा था कि बत्तखी सामने खड़ी हो गई। उसे विहल आंखों से देखती उतावली सी पूछ बैठी, कहाँ चली? धीरेन ने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, फिर उसकी पीठ थपथपा कुछ सांत्वना देकर भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते गांव उजड़ गया। दहशत से लरचते, खौफ के सन्नाटे में लिपटे गांव की गोलियां गोरों के बूटों से रौंदी जाने लगी। लगातार अपनी दोनों और बिना कुछ देखे सुने वे गोलियों की बौछार करते दौड़ लगा रहे थे। ना उनकी गोलियां दम लेने का नाम लेती और ना पैर रुकने का। उनके पीछे पीछे चंद, जयचंद और मीर जाफर के वंशज कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते भाग रहे थे और बीच बीच में बताते जा रहे थे, यह फलाने का घर है, यह सरगना था। गोरे रुक जाते, गुस्से और नफरत से उनका चेहरा विभत्स हो जाता और उस घर की दीवारें चांदमारी का निशान बनती। फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती। थोड़ी ही देर में गांव का आसमान धुएं और लपटों से भर गया। कल का आजाद गांव आज प्रलय का तमाशा बन रहा था। कल जिसका कोना कोना इंकलाबी नारों से गूंज रहा था, आज वही गोलियों की धाए धाए से लरज लरज कर चीख रहा था। ए इंकलाबी नौजवानों, कहाँ है तुम्हारे आसमान फाड़ने वाले वे नारे? कहाँ है तुम्हारी जलती हुई आंखों की लपटें? हू कर जलते हुए घरों के धुएं में लिपटी हुई लपटों ने जैसे अट्टहास किया। कौन कहता है कि वे इंकलाबी थे? कौन कहता है इंकलाब का कीमत जानते थे? दमन चक्र का पहला दौर यूं ही आग, खून, आंसू के दरिया से गुजरकर समाप्त हुआ। अब सरकार को उन सरगनों के सिरों की जरूरत थी। गांव में हथियारबंद पुलिस पूरे अधिकार के साथ बैठा दी गई। जयचंद और मीर जाफरों ने खुले हाथ उनकी मदद की। धीरेन कहाँ है, इसका पता केवल बत्तखी को था। वह मसलहतन धीरेन के कुटुंब के साथ ना रहकर अलग एक झोपड़ी में रहने लगी थी। उसका काम रात को लुक छिपकर धीरेन को खाना पहुंचाना था, उसे कुटुंब का समाचार देना और उसका समाचार लाना था। वह बला का खतरनाक काम था, फिर भी बत्तखी उसे करती थी। उस रात भी बत्तखी सदा की तरह सतर्क खेतों से गुजरती हुई धीरेन के यहाँ जा पहुंची। सहसा गन्ने के खेत में पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। वह ठिठक कर एक बार चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखने लगी। इतने में खेत की गीली मिट्टी में बूटों के भद भद करने की आवाज आई और फिर 4-5 अंधेरे पर्दे पर बढ़ती हुई छाया मूर्तियां उभर पड़ी। बत्तखी के प्राण नाखून में समा गए। अब क्या करे? वह लपक कर बगल के गन्ने के खेत में गठरी सी बन सांस रोककर बैठ गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखों में खौफ थर्रा रहा था। सहसा एक प्रकाश का गोला उसके शरीर पर पड़ा। वह बेहद घबराए उठी गन्ने के तनों में उलझकर गिर पड़े। थोड़ी ही देर बाद उसकी अत्यधिक सहमी हुई आंखों से देखा, सामने हाथों में बंदूक और हंटर लिए साक्षात यमराज की तरह भयंकर रूप धारण किए पुलिस के आदमी खड़े थे। अब एक बार फिर उसके मुंह पर प्रकाश का गोला पड़ा। आगे बढ़कर मीर जाफर ने कहा, यह बत्तखी है, धीरेन की पुरानी नौकरानी। इसे जरूर मालूम होगा धीरेन का पता। अच्छा, घसीट कर इसे बाहर ले आओ। दरोगा ने दांत पीसते हुए गुस्से के हुक्म दिया।
वह घसीटकर पगडंडी पर लाई गई। सिर से पैर तक खौफ की पुतली बनी बतखी के शरीर में कहीं प्राण था तो उसकी गड्ढों में धसी हुई छोटी छोटी आंखों में। अजीब तरह से उन्हें देख रही थी। शरीर के और अंग जैसे काट हो गए थे। बंदूक के कुंदे से उसके कंधे पर ठोकर दे एक ने पूछा, बता कहाँ है धीरेन? ठोकर खा उसकी बाह उठी और बगल की पोटली जमीन पर आ गई। उसने लपक कर उसे उठाना चाहा तो पोटली पर एक ने बूट रखकर कहा, क्या है इसमें? फिर उठाकर देखा तो रोटियां और भुने हुए आलू के कतरे। अच्छा, तो धीरेन के लिए खाना ले जा रही थी, कहकर उसने रोटियां हवा में उछाली और गेंद की तरह उनके नीचे आते ही बूट से यूं मारा वे टुकड़े इधर उधर बिखर गए। पापी पापी चीख सी पड़ी बतखी और सड़ सर हंटर बरस पड़े उसकी पीठ पर। आह, बिखर गई वह। खून के फव्वारे छर छर बरस पड़े। बता धीरेन का पता नहीं तो। फिर आवाज आई सड़सड़ की। कांधे कुंदों के ठोकरे बूढ़ी हड्डियों पर खटखट बज उठी। बूटों की ठोकरों से हड्डियों की जोड़े चट चट कर टूट गई। आह, एक लंबी सी आह चीख के साथ जोर से उठी और जैसे बीच में से घुट सी गई। कहीं यह शरीर की पीड़ा उस धीरेन का पता बताने पर विवश न कर दे। एक बार वह तिलमिलाई। खून भरी आंखों से उसने उन यमदूतों को देखा। दांत किटकिटाए, जबड़ों को बींच लिया। नहीं, वह अपने धीरेन का पता नहीं बताएगी। इस अधम शरीर की पीड़ा के कारण वह अपने प्यारे धीरेन को प्राणों को नहीं नहीं बताती है या नहीं? हंटर का वही आवाज। मांस के छोटे छोटे जिंदा लोथड़े हवा में हंटर उठने के साथ साथ उसके अलग से तड़प उठे। खून के छींटे फुआर बरस पड़े। आह आह का राती हुई अत्यधिक पीड़ा में लिपटी हुई चंद आए। उसका खून में सरोवर मुंह खुला। पानी पानी की बच्ची बूट की ठोकर खा उसका मुंह दूसरी ओर मुड़ गया। गालों का मांस बूट की ठोकर से चिपक गया। उभरी हड्डियां नंगी हुई फिर खून की धारा से ढक गई। बोल बता, नहीं तो यह ले। फिर वही सब कुछ। अब उसकी आत्मा अंदर ही अंदर चीख उठी। अब नहीं सहा जाता। जीभ तड़प रही थी। अब नहीं। इस जीभ को धीरेन के दुश्मनों को उसने अपनी जगह जगह छिली बिथरी मुट्ठियों को बांधा। जीभ को दांतों से दबा, जबड़ों को भींच लिया और पत्थर का बुत बन पड़ गई। हंटर बरसे, ठोकरें लगी, पर वह ना तड़प ना आहा। अरे मर तो नहीं गई? दरोगा ने टॉर्च जलाया। बत्ती का विभत्स शरीर खून से लथपथ था। तड़फड़ाते तड़फड़ाते वह थककर शांत पड़ गया। सांस धुक धुक चल रही थी। टूटा फूटा खून उगलता सिर एक और लटक गया था। इसे जरा पानी पिलाओ, मरना नहीं चाहिए, नहीं तो हाथ आया शिकार छूट जाएगा। एक ने बगल में लटके पानी के बर्तन का काक खोला और झुककर बतखी के मुंह पर धार डालनी चाहिए। दरोगा ने प्रकाश किया तो सिपाही बोल उठा, सरकार इसकी जीभ तो कट कट कर बाहर निकल आई है। ओह, तब तो जीते जीवी अब हमारे लिए बेकार है। इसने शायद जानबूझकर अपनी जवान दांतों से काट ली। नहीं, कहीं पीड़ा से असहाय उठने पर धीरेन का पता मुंह से ना निकल जाए। दीवान जा, यह बूढ़ी तो बला की हिम्मतवार और चालाक निकली। चालाक क्या सरकार, भला दारोगा से भी कोई चालाक हो सकता है? यह सोच दीवान ने कहा, पागल है, नहीं तो क्या जान दे देती? हाँ, तुम ठीक कहते हो, पागल ही थी। और इसका दिमाग भी उस बूढ़े की तरह जो कल अपने बेटे को पकड़ लिए जाने पर पागल की तरह उसे छुड़ाने को मुझसे उलझ पड़ा था और मेरी गोली का शिकार बन गया। बिगड़ गया होगा। यह बीमारी ही कुछ ऐसी है दीवान जी, जो एक बार इसमें फंसा मौत के घाट उतरा। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं। लेकिन अब की दवा सरकार ने इतनी सस्ती कर दी है कि मुल्कमे में अब एक भी बिगड़े दिमाग वाला ढूंढ कर नहीं मिलेगा। सब मौत के घाट उतारे जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे दीवान जी। कहकर शैतानियत को भी शर्माता अट्टहास कर उसने टॉर्च का प्रकाश बत्तकी पर फेंका। बत्तकी की आखिरी सांसें लेता टूटा फूटा शरीर एक और बार जोर से तड़पा। फिर हाथ पांव कांपे। धीरे धीरे कपकपाहट धीमी होती गई। हाथ और पंजे चिंगुरे और दूसरे क्षण शरीर अकड़कर लंबा हो गया। दरोगा ने बूट की ठोकर से एक इंसान की लाश को आखिरी सलामी दी और कहा, ले जाओ इसे घसीट कर और भोर होने के पहले किसी गड्ढे में दबा दो। बत्तकी की टांग पकड़ पुलिसमैन उसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए लिए जा रहे थे। उस वक्त पूर्वी क्षितिज के दामन का एक कोना आने वाले सूर्य के खून से लाल हो उठा था।